बुद्धि पर सरस्वती किसी के भी बैठ सकती हैं, और जब किसी की बुद्धि पर सरस्वती बैठती हैं तो सरस्वती उससे जो कहलवाती है वही वो कहता है। कोई जरूरी नहीं कि वो ठीक ही बता रहा हो। पिछले क्लास में पता नहीं कौन सी मेरी बुद्धि पर सरस्वती बैठ गई और हमने ये बता दिया कि विधि विरुद्ध जमाओ ये 149 के लिए या 190 के लिए केवल तभी माना जाएगा जबकि 5 या 5 से अधिक लोगों का जमाव किसी अपराध को करने के लिए संगठित हुआ। यह बात पूरी तरह गलत है। विधि विरुद्ध जमाव का डेफिनेशन वही रहेगी जो पहले से थी। ये मेरे मुंह से क्यों निकला इसकी कोई वजह हम नहीं बता सकते। हो सकता है थकान ज्यादा रही हो सकता है हमने कुछ देख लिया हो और मिस इंटरप्रिटेशन हुआ हो। आज जब हमने 149 से 190 को बताने के लिए फिर से बेर उठाया तो फिर हमें क्लियर दिखाई दिया कि ये बेवकूफी की बात हमने बताई क्यों। तो उस बात को सबसे पहले क्लियर कर देना जरूरी है। हम 149 से 190 में आगे बढ़ें इससे पहले इस बात को क्लियर कर देना एकदम जरूरी है कि उसने कहा है यहां कि विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी, यानी विधि विरुद्ध जमाव के जो सदस्य हैं वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में यदि कोई अपराध करेंगे, यानी विधि विरुद्ध जमाव भारत की संसद को, राज्य के विधानमंडल इसे आतंकित करने के लिए ही संगठित हुआ है और वो 5 या 5 से ज्यादा लोगों का जमाव और आतंकित करने के क्रम में वो कोई अपराध कर रहा है। उस स्थिति के लिए 190 या 149 उपबंध करती। आगे कहता ना, यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि पिछली बात एकदम गलत हो गई है। इसका मतलब यह निकला कि 189 में जो 5 उद्देश्य बताए गए, जिन 5 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव गठित किए जाने की दशा में वो विधि विरुद्ध हो सकता है यदि वो जमाव उन सबके बीच सामान्य हो। उन उद्देश्यों में से एक को भी लेकर अगर उस प्रकार का जमाव गठित किया जाएगा तो उस सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति इसे करने के लिए जब विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं काम करना प्रारंभ करेंगे और वो काम यदि किसी अपराध का संगठन कर देता है तो वो काम विधि विरुद्ध जमाव के एक सदस्य ने भले ही किया हो, उस काम के लिए उत्तरदायी है। विधि विरुद्ध जमाव में शामिल प्रत्येक व्यक्ति माना जाएगा। स्थिति यही निकल कर आई और विधि विरुद्ध जमाव में व्यक्ति शामिल था, इसका साक्ष्य आपको देना पड़ेगा। यह पहले से भी कह रहे हैं। कुछ तो साक्ष्य, चाहे वो मौखिक साक्ष्य की श्रेणी का हो या दस्तावेजी साक्ष्य की श्रेणी का हो, यानी कोई साक्षी ये कहे कि हमने देखा था ये विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होकर विधि विरुद्ध जमाव के अन्य सदस्यों से विधि विरुद्ध जमाव का जो उद्देश्य था उसे प्राप्त करने के लिए जो अपराध किया जा रहा था उसमें किसी तरह सहयोग कर रहे थे, किसी भी तरह उसे उकसाकर उसे उस अपराध को उस अपराध को करने के लिए उत्साहित करके उसे सहायता पहुंचाकर किसी भी ढंग से उसे, यानी जो एक्चुअल अपराध को करने में लगा हुआ था न हो। कोई ऐसा साइन बोर्ड, कोई ऐसा, ठीक है, बोर्ड ये पकड़े हुए थे, कुछ मुंह से उच्चारित कर रहे थे जिससे ये दर्शित होता था कि विधि विरुद्ध जमाव में न सिर्फ थे बल्कि शामिल भी थे।
क्योंकि आपका कहीं होना और आपका कहीं किसी जमाव में शामिल होना ये तो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, ये एक बात नहीं है कि आप कहीं हैं तो ये आवश्यक तौर पर मान लिया जाए कि वहां जितने लोग हैं उनमें से ही आप भी हैं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, विधि विरुद्ध जमाव में आप अनिच्छा इससे भी हो सकते हैं, आप विवशता इसमें भी हो सकते हैं। तो देयर शुड बी सम एविडेंस कि आप विधि विरुद्ध जमाव में थे, मीनिंग देयर बाय आप विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य थे, और विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने की अपनी डेफिनेशन दी गई 189(2) में। वो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना बताता है कि यह है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, जो विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य से परिचित होते हुए उसमें शामिल होता है या उसमें बना रहता है। आपको जैसे ही जमाव के सामान्य उद्देश्य की जानकारी हुई, यू मस्ट, ठीक है, गेट सेपरेटेड, आपको अपने को अलग कर लेना चाहिए था उस जमाव से। ठीक है, आपने अपने को अलग कर लिया या आप अलग हो गए, दोनों दशाओं में आप विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य नहीं माने जाएंगे और विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा कृत कार्य के प्रति आप उत्तरदायी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप विधि विरुद्ध जमाव में शामिल हुए या बने रहे तो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य जब अपने सामान्य उद्देश्य की आपूर्ति के लिए काम करेंगे और उस काम से किसी अपराध का संगठन होगा तो उसके लिए आप भी दायित्व के अधीन आएंगे, भले ही आपने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि आप विधि विरुद्ध जमाव में शामिल हुए या बने रहे, सिवाय इसके कुछ भी नहीं किया। और यही सेक्शन 34 से इसकी भिन्नता हो जाती है। सेक्शन 34 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की बात करता है, ये 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की बात करता है। वहां कहता है अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी काम को करते हैं, 34 में काम का किया जाना जरूरी है। और यहां विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कहता है यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है उस अपराध का दोषी होगा। 34 में कुछ करना जरूरी है, यू मस्ट डू समथिंग। हत्या करने का सामान्य आशय था, आपने रेकी की, इन्होंने पकड़ा, ये पुलिस के आने की सूचना देने के लिए अमुक स्थान पर खड़े थे, कुछ ना कुछ प्रत्येक कर रहा था। तब यह कहा जाएगा कि अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रत्येक ने कुछ ना कुछ किया है और प्रत्येक द्वारा कुछ ना कुछ किए जाने का समवेत परिणाम यह था कि हत्या का अपराध हुआ। इसलिए प्रत्येक, भले ही उसने रेकी की हो, भले ही उसने इनफैक्ट हत्या के अपराध को स्वयं अपने हाथों से घटित न किया हो, फिर भी प्रत्येक उस अपराध का दोषी होगा। लेकिन प्रत्येक ने कुछ किया है, प्रत्येक कुछ कर रहा है। यहां कहता है कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य जब अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में काम करना प्रारंभ करते हैं और यदि विधि विरुद्ध जमाव का कोई सदस्य किसी अपराध को करता है, ठीक है, तो विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य जो उस समय पर विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है वो उस अपराध के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो उसने भी वो अपराध किया है। यानी इस विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य ने कुछ किया है तब तो बहुत अच्छा, क्योंकि कानून हमेशा न्यूनतम आवश्यकता
अपराध के संगठन की, उसको अधिनियमित करता है। कुछ नहीं भी किया, सिर्फ और सिर्फ विधि विरुद्ध जमाव का वो सदस्य भर था, उससे ज्यादा उसने कुछ भी नहीं किया, तो भी वो उसी प्रकार दायित्व के अधीन आएगा जिस प्रकार, मानो जिस प्रकार वो एक्चुअल काम, यानी वास्तव में अपराध जिसने घटित किया था, वो जिस प्रकार दायित्व के अधीन आएगा उसी प्रकार ये आएगा। यानी 34 से आप देखें तो दो अंतर तो बड़े क्लियर हो गए। एक, 2 या 2 से अधिक सदस्य, ये 5 या 5 से अधिक सदस्य। दूसरा अंतर, वहां कुछ ना कुछ करना जरूरी है, यहां विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य आप हैं, बस पर्याप्त है। हाँ, विधि विरुद्ध जमाव के आप सदस्य हैं, यह साबित करना पड़ेगा। यह सिर्फ इससे नहीं मान लिया जाएगा कि अमुक व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव में उस समय शामिल था जिस समय उसे विधि विरुद्ध जमाव कहा जा रहा था और वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तो अपराध कर रहा था। यह सिर्फ इससे नहीं मान लिया जाता, मान लिया जाएगा। mere physical presence, that is not sufficient। ठीक है, क्योंकि कहीं आप होते हुए भी कहीं नहीं होते, आप कहीं हैं, इसके लिए जरूरी है कि आप वहां शरीर के अतिरिक्त मन से भी वहीं हो, और आप शरीर के अतिरिक्त मन से वहां थे, यह आपका आचरण ये प्रदर्शित करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप जहां शरीर से हैं वहीं आप मन से भी हैं, ये हमेशा नहीं होता। ठीक है, तो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य आप थे, ये साबित करना होगा प्रोसिक्यूशन को। अगर एक बार ये साबित हुआ तो बात खत्म हो गई। तो 34 से दो अंतर दिखाई दे रहे हैं, और 34 तीसरा अंतर यहां पर आता है। वो कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में कुछ न कुछ करते हैं, तो वो जिसके सामान्य आशय के अग्रसरण में वो कुछ न कुछ कर रहे थे, यदि वो घटित होता है तो प्रत्येक इस तथ्य के होते हुए कि वो जिसके बारे में सामान्य आशय था उसे उसने स्वयं अपनी शारीरिक शक्ति से घटित नहीं किया था, बल्कि वो जो सामान्य आशय था उसे घटित करने में उसने थोड़ा सा सहयोग मात्र दिया था, इसके बाद भी वो उस पूरी घटना के लिए इस प्रकार दायित्व के अधीन हो जाता है मानो उसने पूरी घटना को स्वयं ही जन्म दिया हो। ठीक है, लेकिन जरूरी यह है कि जिसको करने का सामान्य आशय था वही होना चाहिए। यानी एक ही हत्या करने का सामान्य आशय लेकर 2 या 2 से अधिक लोग काम करना शुरू किए हैं। एक ने रेकी की, एक ने पुलिस को देखा, एक ने उसे पकड़ा और एक ने उसकी हत्या की। तो यद्यपि बाकी 3 ने हत्या नहीं की, लेकिन बाकी 3 भी इस हत्या के लिए इसी प्रकार दायित्व के अधीन माने जाएंगे मानो उन्होंने स्वयं भी हत्या ही की है। लेकिन अगर एक ही हत्या करने का सामान्य आशय था और एक ही हत्या नहीं हुई, बल्कि कुछ और घटित हो गया, तो सामान्य आशय जिस बात को लेकर घटित हुआ था, क्योंकि वो घटित नहीं हुआ, वो घटित नहीं हुआ, इसलिए व्यक्तियों के मध्य सामान्य आशय होते हुए भी एक काम के लिए, क्योंकि बिल्कुल दूसरा डिफरेंट काम हो गया, तो उस डिफरेंट काम के लिए ये लोग दोषी नहीं माने जाएंगे। ऐसे उदाहरण लीजिए, एक को पीटने के लिए सामान्य आशय बना, एक को पीटने के लिए सामान्य आशय बना, सबने कुछ ना कुछ किया, लेकिन एक ने हत्या कर दी, तो हत्या का सामान्य आशय नहीं था, वो डिफरेंट हुआ है, डिफरेंट हुआ।
जिसके लिए सामान्य आशय था वो हुआ ही नहीं, डिफरेंट हुआ। तो फिर हत्या जिसने की है, हत्या के लिए वही दायित्व के अधीन होगा, शेष हत्या के लिए दायित्व के अधीन नहीं होंगे। वे सिर्फ पीटने के लिए ही दायित्व के अधीन हो सकते हैं, क्योंकि सामान्य आशय उसी का था, बस उसके अलावा नहीं था। लेकिन सामान्य उद्देश्य की जहां तक बात है, वहां तक क्या कहता है? कहता है यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, जहां तक कहा उतना है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे। सामान्य उद्देश्य जिस काम को करना था, उस काम को जब किया जाएगा तो यह संभव है कि वो जो घटित हो गया है वो घटित हो जाए, इस बात की संभावना है। यद्यपि जो घटित हुआ है उसे घटित करने का सामान्य उद्देश्य नहीं था, लेकिन देयर वॉज ए पॉसिबिलिटी, संभावना थी कि वो भी हो सकता है जब उस प्रकार के सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा। भारत की संसद को, भारत के विधानमंडल, किसी राज्य के विधानमंडल को आतंकित करने के लिए विधि विरुद्ध जमाव का गठन हुआ, उसको क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने, ठीक है, इसके लिए तैयारी की गई, ठीक है, और उसमें या युद्ध करने का प्रयत्न किया गया और उसमें किसी की हत्या हो गई, तो आप जानते हैं भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न जब आप करेंगे तो सुरक्षा बल आपका विरोध करेंगे, उसमें हत्या हो सकती है, ठीक है। तो भले ही हत्या करने का सामान्य उद्देश्य नहीं था, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का सामान्य उद्देश्य था, और चूंकि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य संभाव्य जानते थे, ये 190 या 149 दो भागों में इनेक्ट हो रहा है। 190 का जो पूर्ववर्ती भाग है, जो या से पहले लिखा है, वो कहता है कि यदि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य अपने सबके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में काम कर रहे हैं और किसी एक ने कोई अपराध किया है, तो विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य उसके लिए इस प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वो अपराध उसने स्वयं किया है। फिर या शब्द लिखा है, और फिर या के बाद ये शब्द लिखे हैं कि या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका होना उस विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य संभाव्य जानते थे। इसके लिए भी विधि विरुद्ध जमाव के वे सारे सदस्य जो इस संभाव्य काम के, इस संभावित काम के किए जाने के समय विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य थे, उत्तरदायी माने जाएंगे। ये 190 दो भागों में इनेक्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि सेक्शन 34 से ये इस मामले में भी भिन्न है। सेक्शन 34 कहता है कि जिस अपराध को किए जाने के लिए सामान्य आशय निर्मित हुआ था वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। तब कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या आणविक दायित्व या प्रातिनिधिक दायित्व या किसी एक काम, एक व्यक्ति के कार्य के लिए अन्य सबका दायित्व निर्मित होगा, अन्यथा नहीं। वही होना चाहिए जिसके लिए सामान्य आशय था। लेकिन 190 कहता है या 149 कहता है कि अगर जिस काम को करने का सामान्य उद्देश्य था, जो कुछ हुआ इनफैक्ट ये उस सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने में घटित हो सकता था, ठीक है, इसकी संभावना थी। तो भले ही जो घटित हुआ इसे घटित करने का सामान्य उद्देश्य नहीं था, फिर भी चूंकि ये उसका संभाव्य परिणाम था, इसलिए विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य इस संभावित काम के घटित किए जाने के समय यदि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य थे, इसका साक्ष्य मिल रहा है, तो विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य भले ही उसने सदस्य होने के अलावा कुछ नहीं किया, उस संभावित परिणाम के प्रति भी उत्तरदायी उसी प्रकार होंगे मानो वही संभावित परिणाम सामान्य उद्देश्य था। तीन अंतर बड़े क्लियर हो गए, 2, 5 संख्या के दृष्टिकोण से।
ठीक है, संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो 2 और 5 आ गया। ठीक है, इस दृष्टिकोण से देखें, हुए काम के दृष्टिकोण से, तो हुए काम के दृष्टिकोण से वही काम होना चाहिए 34 में जिसके लिए सामान्य आशय था, और यहां जिसके लिए सामान्य उद्देश्य था उसका संभावित भी परिणाम आया है, तो भी आप दायित्व के अधीन हो जाएंगे। क्रिया के दृष्टिकोण से देखें तो 34 में प्रत्येक का कुछ ना कुछ करना जरूरी है, लेकिन यहां 149 या 190 में दायित्व के निर्माण के लिए विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना उस समय जबकि अपने सामान्य उद्देश्य के ग्रहण में उनके द्वारा कोई अपराध किया गया पर्याप्त है। 3 दृष्टिकोणों से आप देखें तो अंतर एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यद्यपि दोनों आणविक दायित्व की बात कर रहे हैं। चौथा अंतर देखें समय के दृष्टिकोण से, तो 34 की स्थिति में दिमागों का पूर्व मिलन जरूरी है, क्योंकि आशय कार्य के प्रारंभ से पूर्व होता है। ठीक है, दिमागों का पूर्व मिलन जरूरी है सामान्य आशय के निर्मित होने से के लिए, और 149 से 190 के प्रवर्तन के लिए दिमागों का पूर्व मिलन कतई जरूरी नहीं, बस इतना आवश्यक कि उद्देश्य की प्राप्ति इससे पूर्व, यह संभावित उद्देश्य के प्राप्त करने में जो संभावित परिणाम था उसके घटित होने से पूर्व किसी समय के किसी भी बिंदु पर और किसी भी प्रक्रिया से, चाहे दिमागों के पूर्व मिलन से या एक दूसरे को बताने से या किसी भी प्रक्रिया से, उद्देश्य की सामान्यता विधि विरुद्ध जमाव के सभी सदस्यों के बीच आ चुकी थी। बस इतना साबित कर देना पर्याप्त है। ठीक है, तो ये 4 बड़े प्रमुख अंतर ये निकल कर आए, और 5वां अंतर आप ये भी कह सकते हैं कि आशय कार्य के प्रारंभ पर देखा जाता है और उद्देश्य कार्य की परिणति से पूर्व। ठीक है, ये अंतर है 34 से 149 के, जो किसी भी दृष्टिकोण से याद करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ याद नहीं करना। आप बेर देखेंगे और अंतर खुद ब खुद क्लियर होंगे। और अंतर आप कर सकते हैं, 34 साक्ष्य का नियम प्रतिपादित करती है, विधिक प्रभाव के दृष्टिकोण से अगर देखें, ठीक है, तो 34 साक्ष्य का नियम यह प्रतिपादित करती है। 149 अपने में विशिष्ट अपराध का गठन करती है, इसलिए 149 का आरोप लगाना होगा। अगर 149 का आरोप नहीं लगाए तो ट्रायल विशिएट कर जाएगा, या आप आरोप में संशोधन करें। ठीक है, वो ताकत न्यायालय को प्राप्त रहती है। यानी 149 इसका विशिष्ट आरोप लगेगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 149 का लोप यह कर दें। 149 विशिष्ट रूप से आरोप में वर्णित करनी होगी, क्योंकि वो विशिष्ट अपराध है और प्रत्येक अपराध का आरोप लगाया जाएगा। नियम यह है। सेक्शन 34 इसका उल्लेख आरोप में करने की कोई जरूरत नहीं। सेक्शन 34 149 यानी 190 और 3(5) वर्तमान में बीएनएस के हिसाब से उसका वहां जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सिर्फ साक्ष्य का नियम प्रतिपादित करती है। ठीक है, ये अंतर दिखाई देते हैं, और इनको याद करने की क्या जरूरत है? नहीं याद करने की क्या जरूरत, क्या रखने की आवश्यकता? ये तो ऐसे ही याद रहेंगे। 34 149 या 3(5) और 149 इसके बीच यही प्रमुख अंतर है। ये ठीक है। आपका एक चीज और, ये बड़ी कचहरियों में और बेवकूफ टाइप के लोग जो बैठते हैं तो आपसे बड़ा पूछेंगे, 34 149 दोनों एक साथ आ सकती हैं।
ठीक है, कई न्यायिक अधिकारी, कई वकील और कई टीचर आपको ये बताएंगे कि दोनों एक साथ नहीं आएंगे। किसी की मत मानिएगा, हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं आ सकते हैं, और हम आपसे अपनी बात साबित भी कर देंगे। देखिए, कानून में वो सब हो सकता है जो मना नहीं। हाँ, कुछ चीजें क्योंकि उनके आवश्यक संगठक एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं, तो वो एक साथ नहीं हो सकती। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे दूध और नींबू एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, कह रही कैसे निभे बेर केर को संग वे डोलत रसाप ने, उनके फाटा तंग। तो बेर केर को संग नहीं, बेर केर इसका संग नहीं निभ सकता। जैसे 406 420 ये नहीं आएगी एक साथ, क्योंकि 406 अपेक्षा करती है कि आप अपनी इच्छा से, ठीक है, कब्जे का अंतरण करें, वो आपराधिक न्यास भंग है। और 420 अपेक्षा करती छल किया गया है आपसे, कपट किया गया है, और फिर आपको उत्प्रेरित करके संपत्ति ले ली गई। तो ये बेर केर का संग हो गया, ठीक है, ये एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर बेर केर का संग नहीं हो रहा तो फिर कोई भी चीज एक साथ आ जाएगी। 34 149 बेर केर का संग नहीं है, यानी 3 5 और 149 बेर केर का संग नहीं है, ठीक है। सामान्य आशय व्यक्तियों में था एक अपराध को करने का, ठीक है। तो सामान्य उद्देश्य भी तो वहीं पर था। जब आशय होगा तो उद्देश्य आवश्यक रूप से होगा। अगर आशय सामान्य है, अगर आशय सामान्य है तो उद्देश्य होगा ही होगा सामान्य। हाँ, उद्देश्य सामान्य हो तो हो सकता आशय सामान्य न हो, ये संभव है, ठीक है। हम भी आपको पीटना चाहते हैं, ये भी आपको पीटना चाहते हैं। हम इसलिए पीटना चाहते हैं क्योंकि हमें आपकी शक्ल नहीं पसंद है, और ये इसलिए पीटना चाहते हैं क्योंकि इनकी उनसे आपसे दुश्मनी चल रही। आशय अलग अलग है लेकिन उद्देश्य एक है। अब अगर हम सबकी संख्या यानी पीटने वालों की संख्या 5 हो जाए या 5 से ज्यादा हो जाए तो सामान्य आशय भी सामान्य हो गया, सामान्य उद्देश्य भी हो गया, विधि विरुद्ध जमाव भी हो गया, 149 भी आ गई, ठीक है। 149 से 190 भी आ गए। अगर उद्देश्य भी सामान्य, आशय भी सामान्य, लेकिन जो जमाव है उसके सदस्यों की संख्या सिर्फ 4 रह गई या 5 से कम रह गई, तो अब 149 साथ में ये नहीं कहेंगे, तब केवल 34 है, यद्यपि सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य दोनों हैं साथ साथ। यानी ये तथ्यों में और स्थितियों में देखा जाएगा कि 34 और 149 या 34 वो सॉरी 190 और 3 5 साथ साथ लग रही है या नहीं लग रही, ये तथ्यों में देखा जाएगा। लेकिन कानून का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो ये कहे कि 3 5 या 34 और 149 या 190 एक साथ नहीं आएंगी। कानून का ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं, ठीक है। दूसरी चीज उसने कहा, यह भी आपसे खूब कचहरी में बेवकूफी में बताया जाएगा, ठीक है। उसने कहा 5 या 5 से अधिक सदस्य, एक मामले में 5 लोग निम्न हुए, न्यायालय ने 3 को संदेह का लाभ देकर छोड़ दिया। न्यायालय ने यह माना कि यस 5 लोग थे, लेकिन ये 3 लोग थे, इस पर युक्ति संदेहों के परे साक्ष्य नहीं है। ये 2 लोग थे, ये तय है एकदम, और 5 लोग थे, ये भी तय है एकदम। तो 149 या 190 की सहायता से दंडित होंगे, ठीक है। 34 नहीं आ रही, 34 बनी नहीं रही, ठीक है, क्योंकि सामान्य आशय अर्थात दिमागों का पूर्व मिलन हुआ था, ये हम साबित ही नहीं कर पाए। भाई 34 तो तब आए जब दिमागों का पूर्व मिलन हम साबित कर पाए, दिमागों का पूर्व मिलन हम साबित ही नहीं कर पाए। लेकिन हमने यह साबित कर दिया कि उद्देश्य सामान्य था इन सब में, उद्देश्य की जानकारी इन सबको थी, दिमागों का पूर्व मिलन था नहीं था, हम साबित ही नहीं कर पाए। तो 34 या 3 5 वो तो नहीं बनना, लेकिन 149 या 190 बन रहा है,
क्यों बनना? क्योंकि 5 या 5 से अधिक लोगों पर बनेगा। नो डाउट 3 दोष मुक्त हो गए हैं, लेकिन कैसे हुए? युक्त युक्त संदेहों के परे साक्ष्य न मिलने के कारण न्यायालय ने फाइंडिंग दी है कि 5 थे। ये बिल्कुल तय है, 5 थे। ये संदेहजनक है कि क्या यही 5 थे, लेकिन ये एकदम तय है कि इनमें से 2 तो थे, 3 के विषय पर संदेह। तो कानून की आवश्यकता तो पूरी हो गई। कानून तो सिर्फ इतना ही कह रहा है, 5 या 5 से अधिक लोग। वो ये थोड़ी कह रहा कि ABCD ही हो तभी 5 या 5 से ज्यादा लोग, ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा। न्यायालय ने माना 5 या 5 से ज्यादा लोग थे। अब अगर 34 और 149, ठीक है, दोनों साथ ना आए, ठीक है, तो क्या होगा कि हम 149 की सहायता से इन्हें दोष सिद्ध करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये सबूत नहीं है, ये साक्ष्य नहीं है कि दिमागों का कोई पूर्व मिलन हुआ था। अब चलिए 3 दोष मुक्त हो गए पूरी तरह। न्यायालय ने माना कि कुछ नहीं, 2 लोग थे, यही थे 2। अब उनमें से एक के बारे में ये साक्ष्य मिला, वो तो पकड़ा था, गोली दूसरे ने मारी। अब अगर दिमागों के पूर्व मिलन का सबूत नहीं है, तो फिर पकड़ने वाले को सदोष परिरुद्ध या सदोष अवरुद्ध करने के लिए ही दोष सिद्ध किया जाएगा, और गोली मारने वाला कत्ल के लिए दंडित होगा। या तो आप दिमागों के पूर्व मिलन का सबूत लाए तो 3-5 भी एप्लीकेबल हो जाएगी। हम आपको कुल मिलाकर समझाना ये चाहते हैं कि ये हमेशा तथ्यों में निर्धारित होता है कि 3-5 या 34, 149 या 190 लगेगी या नहीं। ये कानून का कोई सिद्धांत नहीं है कि दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो 149 या 190 ये कॉन्स्ट्रक्टिव आणविक प्रतिनिधिक या दूसरे के द्वारा किए गए कार्य के प्रति दूसरों का दायित्व ये निर्मित करती है, और ये कहती है कि अगर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य अपने सबके सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई अपराध करते हैं, या फिर क्या करते हैं, कोई ऐसा अपराध करते हैं जिसका हो जाना वे संभाव्य जानते थे अपने सबके सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने में, तो फिर वो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा किया गया अपराध या वो संभावित अपराध किसी ने किया हो। विधि विरुद्ध जमाव में उस समय जितने लोग शामिल थे सबके सब, ठीक है, उस अपराध के दोषी होंगे। किस अपराध के? जो हो गया, जिसको करने का सामान्य उद्देश्य था या जो उस उद्देश्य को प्राप्त करने में संभावित रूप से हो सकता था, उसके दोषी सब होंगे। ऐसा 149 या 190 प्रावधानित करती है। तो 34 149 के बीच फर्क ये क्या होता है ये आपको बताया गया। और इसके साथ साथ हमने पिछली बार आपसे 189 7 और 8 ये छुड़वा दी थी। 8 छुड़वाई थी, 7 तो नहीं छुड़वाई थी। 7 में कह रहा था कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य ये नियोजित हुए हैं, आप जानते हैं वो नियोजित हैं, भाड़े पर लिए गए विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने के लिए, और आप उन्हें संश्रय दे रहे हैं। और आपने कहा कौन? उस परिसर के अधिभोगी हैं, उस परिसर का प्रभार आपके पास है, ठीक है, जिसमें उन्हें संश्रय दिया जा रहा है, तो आप दोषी होंगे 189 सबसेक्शन 7 के। 189 सबसेक्शन 8 कह रहा था, ठीक है, 189 सबसेक्शन 8 कह रहा, जो कोई उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों को करता है या करने में सहायता करता है, या भाड़े पर या नियोजन किए जाने हेतु प्रयास करता है या प्रस्ताव करता है, ये उस व्यक्ति की बात कर रहा है जो भाड़े पर जाएगा। यानी आप अगर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने के लिए भाड़े पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं,
या उपधारा 1 में जो वर्णित काम है उन्हें आप कर रहे हैं या उनमें सहायता प्रदान कर रहे हैं? उपधारा 1 यानी विधि विरुद्ध जमाव गठित कर रहे हैं आप खुद, या गठित करना यानी आप ही प्रयास कर रहे हैं कि 5 या 5 से ज्यादा लोग संगठित हो जाएं आकर के, या 5 या 5 से ज्यादा लोग इन उद्देश्यों को लेकर संगठित हो, इसमें आप सहायता कर रहे हैं। कोई ऐसा प्रयास कर रहा है, उसमें आप सहायता कर रहे हैं। आप विधि विरुद्ध जमाव को संगठित कर रहे हैं या उसके संगठित होने में सहायता दे रहे हैं, या खुद अपना प्रस्ताव कर रहे हैं कि हम विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने के लिए तैयार हैं, हमें भाड़े पर ले लो, हमें नियोजित कर लो, तो आपको 189 सबसेक्शन 8 में वर्णित दंड मिलेगा। ठीक है। और 189 सबसेक्शन 9 कहता है कि 189 सबसेक्शन 8 में जब आप विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने के लिए स्वयं का प्रस्ताव खतरनाक आयुध यानी डेडली वीपन्स के साथ करते हो कि हम अपनी बंदूक राइफल लेकर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने के लिए तैयार हैं, तब आप 189 सबसेक्शन 9 के दोषी होते हैं। ठीक है। तो ये 189, 190। अब बात करेंगे 191 बलवा करना। ठीक है। कहता है जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। ठीक है। आपका कहता है कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य अपने सबके सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, सामान्य उद्देश्यों ने प्राप्त हो रहा नहीं हो रहा इससे मतलब नहीं है, अग्रसर करने में उसने कहा। ये 190 में भी शब्द आए थे, उसने कहा था यदि विरुद्ध अग्रसर करने में अपराध किया जाता है। इन अग्रसर करने में इन शब्दों का क्या मतलब होता है? अग्रसर करने के दौरान नहीं कहा है उसने ये नहीं कहा कि अग्रसर करने के दौरान कुछ किया जाता है। अग्रसर करने में ये शब्द ज्यादा बड़े हैं। अग्रसर करने में जब तक वो उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा तब तक अग्रसर करना ही चलता रहेगा। और जब आप कोई काम करना प्रारंभ करते हैं, यानी आशय आपने किसी काम को करने का किया और जैसे ही उस काम को करने के लिए आपने शारीरिक गतिविधि प्रारंभ की, तो शारीरिक गतिविधि के प्रारंभ होते ही आपको उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाता। शारीरिक गतिविधि प्रारंभ कर देने के बाद उद्देश्य के प्राप्त होने के बीच अग्रसर करना ही चल रहा है, इस बीच अग्रसर करना ही चल रहा है। ठीक है। ये तो अग्रसर, अब आपने अग्रसर करने में, इस शब्द के अंतर्गत अग्रसर करने के दौरान जो कुछ किया गया वो भी आएगा और अग्रसर करने के दौरान से पहले का जो समय है वो भी आएगा। हत्या करनी है, ये सामान्य उद्देश्य तय हुआ विधि विरुद्ध जमाव का। हत्या तो तब करोगे जिसकी हत्या करनी वो पकड़ पाओगे उसे, और जब उसे पकड़ लोगे तब हत्या करना शुरू होगा, और जब हत्या करना शुरू हो जाएगा तब ये कहा जाएगा हत्या के दौरान आपने ये किया। लेकिन पकड़ने से पहले जो कुछ किया जाएगा वो जो कुछ हत्या करने के दौरान किया जाएगा, यानी पकड़ने के बाद जो कुछ किया जाएगा, उससे इतना निकटतम रूप से संबंधित है कि अगर यह ना हो तो पकड़ने के बाद जो कुछ होना है वो होगा ही नहीं। ठीक है ना। तो अग्रसर करने में ये शब्द अपने में उस सारे कार्यों को शामिल कर लेते हैं जो उद्देश्य की प्राप्ति से निकटतम रूप से संबंधित हैं, यद्यपि वे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ की गई शारीरिक गतिविधि इसके और उद्देश्य के प्राप्त होने के दौरान नहीं किया गया है, लेकिन यह उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ हुई गतिविधि है, उसके प्रारंभ होने से पूर्व किए गए हैं, किंतु इससे इतने निकटतम रूप से संबंधित है कि इन कामों के अभाव में उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए
गतिविधि का प्रारंभ किया जाना ये असंभव था। इसलिए अग्रसर करने में ये शब्द ज्यादा मामले को बढ़ा देते हैं। अग्रसर करने के दौरान मामले को थोड़ा संकुचित कर देगा। विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य अपने सबके सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, ठीक है, यदि किसी अपराध को करते हैं या वो संभावित चीज जिसका घटित हो जाना वो संभव जानते थे, उसके घटित होने के समय विधि विरुद्ध जमाव के जितने सदस्य थे वो सब उस घटित हुए के लिए यदि कोई आपराधिक दायित्व है तो उसके दोषी समझे जाएंगे अग्रसर करने में। ठीक है, हत्या का वास्तविक संव्यवहार तो व्यक्ति को पकड़े जाने के बाद प्रारंभ होगा, लेकिन हत्या का संव्यवहार प्रारंभ हो इसके लिए जिसकी हत्या होनी है, जो शिकार है इस सारे संव्यवहार का, उसके बारे में सूचना का संकलन, उसके अमुक रास्ते से आने की सूचना, उसे प्रतिरक्षा के अवसर से वंचित करना, ये सब अग्रसर करने में किए गए काम है। यद्यपि इनका हत्या के वास्तविक संव्यवहार से हो सकता कोई संबंध न भी हो। ठीक है, वास्तविक संव्यवहार जब हो रहा था हत्या का, तब मिस्टर ए बी को मार रहे थे, लेकिन सी डी ई एफ इन सबने सूचनाएं संकलित की, प्रतिरक्षा के अवसरों को सीमित किया, वहां जो पुलिस गश्त रहती थी, लोक सेवक रहते थे, उनको इधर उधर किया। ये सब अग्रसर करने में किए गए काम है। ठीक है, उन प्रत्येक कामों के लिए प्रत्येक व्यक्ति उत्तरदायी माना जाएगा। हो सकता है, ठीक है, कि वो व्यक्ति जिसकी हत्या होनी है वो इस सब को, ठीक है, इस सब का उसे पता लग जाए और वो भाग जाए, ठीक है, मिले ही ना। तो भी अग्रसर करने में जो काम किए गए, इनसे जो भी अपराध संगठित हो रहे होंगे, इसके लिए सारे दायित्व के अधीन माने जाएंगे। तो अग्रसर करने में ये ज्यादा बढ़े हुए शब्द हैं। यहां भी बलवे में भी कह रहा है कि जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। अपने विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाए अपने सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में। सामान्य उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ, अग्रसर कर रहे हैं, ठीक है, अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग हो रहा है। उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा तब जो कुछ घटित होगा वो तो होगा ही, वो तो एडिशनल होगा, वो तो अतिरिक्त होगा। और उसके लिए तो क्योंकि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य सारे के सारे 190 के मुताबिक लायबिल होंगे आके, तो 190 लग के सबके सब दोषी होंगे। जब जो कुछ अल्टीमेटली होगा, जो कुछ अल्टीमेटली होगा, उसके लिए तो जो कुछ होगा सो होगा ही। लेकिन जब तक वो अल्टीमेट घटित नहीं भी होता है, जो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों का सामान्य उद्देश्य है, वो अल्टीमेट घटित नहीं भी हो रहा, तब भी उसे अग्रसर करने में अगर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य बल या हिंसा इसका प्रयोग करना है, और इसे भी हमने ठीक से देखा है, तो पिछली बात जो हमने कभी आप लोगों से बोली है उसे बदलना पड़ रहा है। ठीक है, बल ये तो जीवित व्यक्ति के खिलाफ ही होगा, ये तय है। ठीक है, क्योंकि बीएनएस में बल की परिभाषा उन्होंने दे दी। ठीक है, कि आप किसी को, ठीक है, गति में लाते हैं, गति परिवर्तन करते हैं, गतिहीन करते हैं। लेकिन हिंसा ये जीवित और आपका निर्जीव दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध की जाएगी, ये परिवर्तन लाएंगे।
आपकी किताब कहती है कि दोनों बल बल तो केवल जीवित व्यक्तियों के विरुद्ध होगा, बल का प्रयोग निर्जीव के खिलाफ नहीं हो सकता, ये तय है। ठीक है, लेकिन हिंसा ये जीवित और निर्जीव दोनों के विरुद्ध की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि हिंसा डिफाइन नहीं है, और बल को जो उन्होंने डिफाइन किया वो एक तरह से ही डिफाइन किया है कि गति परिवर्तन या गतिहीन, वो भी 3 तरीकों से, अपनी शारीरिक शक्ति से, ठीक है, किसी जीव जंतु को गतिमान करने से, या कोई पदार्थ जो इस प्रकार अवस्थित है कि जिसमें गति पैदा कर देने पर वो संबंधित व्यक्ति के द्वारा पहनी गई या ले जाई जा रही चीज से संस्पर्श करेगा और उससे उसकी संवेदन शक्ति पर प्रभाव होगा और उसके कारण वो गति में आएगा, या गति परिवर्तन होगा, या गतिहीन होगा। तो बल की एक डेफिनेट परिभाषा आई है, इसलिए बल हमेशा जीवित व्यक्तियों के खिलाफ, लेकिन हिंसा जीवित और निर्जीव दोनों के विरुद्ध ये रहेगा, इतना परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। स्पेसिफिक उन्होंने बता दिया कि बलवा क्या चीज होती है। केवल अग्रसर करने में उद्देश्य प्राप्त होगा, यदि वो स्वयं में कोई अपराध होगा या कोई अन्य अपराध हो जाएगा तो उस सब के लिए जो दायित्व होगा उससे इसका कोई लेना देना नहीं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं। आपने उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग कर दिया, बात खत्म हो गई, यहीं पर बात पूरी हो गई। आपने अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया, बस बलवे का अपराध का गठन हो गया। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ और हुआ या नहीं हुआ इससे कोई लेना देना नहीं। आपने बल या, ठीक है, हिंसा का प्रयोग किया जाता, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। कहता है जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वो दोनों में से किसी बात के कारावास जिसके बाद 2 वर्ष तक की हो सकेगी। बात तो कोई ऐसी बात नहीं है इसमें बताने लायक। फिर कहता जो कोई घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य हो, सज्जित होते हुए बलवा करने का दोषी होगा। ठीक है, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका पहले 147, 148 ये सेक्शन थे, वर्तमान में ये 191 सबसेक्शन 1, वो आपका 191 सबसेक्शन 2 और 3 ये होगा, क्योंकि 191 सबसेक्शन 1 में तो डेफिनेशन ही आई बलवे की, जो पहले 146 में दी गई थी। ठीक है, 191 सबसेक्शन 1 146 था, 2 147 था और 3 148 था। ठीक है, और ये आपका 192 बलवा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना, यदि बलवा किया जाए यदि बलवा न किया जाए। ये पहले 153 था। ठीक है, आईपीसी में देखेंगे तो सेक्शन 153 था। कहता है जो कोई अवैध बात के करने द्वारा किसी व्यक्ति को परिद्वेष से या स्वैरता से प्रकोपित इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसे प्रकोपन के परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध किया जाएगा। जो कोई अवैध बात के करने द्वारा, वैध बात के करने द्वारा नहीं, स्वैरता से यानी स्वयं की इच्छा से, ठीक है, जो कोई अवैध बात के करने द्वारा किसी व्यक्ति को परिद्वेष से या स्वैरता से विद्वेष पूर्वक, ठीक है, आप जानते हैं द्वेष रखते हैं उससे कि ये फंसे इसलिए आप उसे प्रकोपित कर रहे हैं। और स्वैरिता भी बुरी भावनाओं का परिचायक शब्द है। जब आप बुरी भावनाओं से ग्रस्त होकर अपनी ही इच्छा से किसी को उकसाते हैं तो स्वैरिता इस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं।
कहता है जो कोई अवैध बात के करने द्वारा, आप कुछ अवैध कर रहे हैं, अपराध नहीं, अवैध कहा है उसको, अवैध ज्यादा बड़ा शब्द है, ठीक है। अवैध बात के करने द्वारा कुछ नहीं, उसको थूक ही दिया, क्योंकि आप जानते हैं इससे वो प्रकोपित होगा, किसी मुंह पे थूक दोगे वो प्रकोपित तो होगा ही होगा। और ये परिदोष से कर रहे हो, स्वरिता से कर रहे हो, अवैध है, लेकिन ये अपराध तुच्छ काम माना जाएगा, ठीक है। क्षति बाधा क्षोभ, ठीक है, क्षोभ भले ही आपको हो, नहीं, क्षति बाधा क्षोभ तो कह रहे, उपहत की परिभाषा में तो उसका शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य। तो किसी मुंह पे थूक देने से तो उसे शारीरिक पीड़ा होगी, ना रोग होगा, ना अंग शैथिल्य होगा, ठीक है। लेकिन वो तुम्हें पीड़ तो तुरंत ही देगा, इसलिए, और ये काम आपका अवैध भी है, ठीक है। क्यों? ये हो सकता है बल प्रयोग इसमें आ जाए, ठीक है, बल प्रयोग में आ जाएगा, क्योंकि थूक जैसे उसके ऊपर गिरेगा, गतिगत परिवर्तन, गतिहीनता उसमें आएगी, ये तय है। कोई अपने मुंह पर थुकवा नहीं सकता ऐसे ही खड़े खड़े कि वो बिल्कुल अविचल खड़ा रह के तो थूकने का अवसर उपलब्ध कराए अपने मुंह पे, ऐसे ये नहीं हो सकता, ठीक है। और आपराधिक बल ये माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपराध के करने के प्रयोजन से होना चाहिए, ठीक है, हमला होगा नहीं, ठीक है। लेकिन ये अवैध तो है, क्योंकि इससे, ठीक है, आपका ये विधि निषिद्ध तो कहीं ना कहीं कर ही देगी, कहां करेगी ये हम इस समय नहीं बता सकते, लेकिन आप जस्ट टू अंडरस्टैंड, बात के भाव को समझने के लिए समझ लीजिए कि कोई अवैध ऐसी बात जो अपराध नहीं है उसे आप कर रहे हो, और जानबूझकर कर रहे हो, ठीक है। और इसलिए कर रहे हो कि दूसरे को प्रकोपित करो, या आपको यह मालूम है कि उससे वो प्रकोपित हो सकता है, वो प्रकोपित हुआ या नहीं हुआ इसका मतलब ही नहीं, प्रकोपित आपने किया और वो हो भी गया तो बात खत्म ही हो गई, लेकिन आप ये संभाव्य जानते हो कि वो प्रकोपित हो सकता है, यद्यपि नहीं हुआ, ठीक है, तो भी संभाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसे प्रकोपन के परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध किया जाएगा। यदि ऐसे प्रकोपन के परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, और यदि, या दोनों से, और यदि बलवे का अपराध न किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 153 जो पहले था, और ये 154 नहीं, 154 नहीं होगा, हाँ 154 ही तो होगा, क्योंकि 153A और 153B वो उधर निकल गए, ठीक है, पहले ही हम लोग देख चुके हैं। ये 154 होगा। उस भूमि का स्वामी, अधिभोगी आदि जिस पर विधि विरुद्ध जमाओ या बलवा किया गया है उसका दायित्व आपकी जमीन पर, ठीक है, बलवे का अपराध किया गया है, आप उस जमीन के अधिभोगी हैं, स्वामी हैं, या अन्य किसी प्रकार से उस जमीन पर प्राधिकार रखते हैं, जिस भूमि पर बलवा हुआ है, तो आपका दायित्व क्या है? आप नहीं शामिल हैं उस बलवे में, आप विधि विरुद्ध जमाव में शामिल नहीं हैं, आपकी सिर्फ जमीन है। कहता है जब कभी कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा हो, तब जिस पर ऐसा विधि विरुद्ध जमाव है या ऐसा बलवा किया जाए उसका स्वामी या अधिभोगी, अधिभोगी आप किसी रूप में, किराएदार हैं आप, मैनेजर हैं आप, लाइसेंसी हैं आप, इसका मतलब नहीं, इसलिए अधिभोगी शब्द का उपयोग उसने किया। उसने कहा कि जब कभी कोई विधि विरुद्ध जमाव हो या बलवा हो, तब जिस पर ऐसा विधि विरुद्ध जमाव हो या ऐसा बलवा किया जाए उसका स्वामी या अधिभोगी और ऐसी भूमि में हित रखने वाला या हित रखने का दावा करने वाला व्यक्ति 1000 रुपए से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक ये जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है
यह किया जा चुका है या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे अपराध का किया जाना संभाव्य है, उस बात को अपनी शक्ति भर शीघ्रतम सूचना निकटतम पुलिस थाने के प्रधान ऑफिसर को न दे या न दे, और उस दशा में जिसमें कि उसे या उन्हें यह विश्वास करने का कारण हो कि वह लगभग किया ही जाने वाला है, अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग उसका निवारण करने के लिए नहीं करता या करते, और उसके हो जाने पर अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का उस विधि विरुद्ध जमाव को बिखेरने या बलवे को दबाने के लिए उपयोग नहीं करता या करते। सामान्य बात लिखी हुई है, क्योंकि ज्यादा बातें लिख दी इसलिए सेक्शन बड़ा हो गया, बाकी कोई विशेष बात है नहीं, सीधी सीधी बात है कि आप उस जमीन के स्वामी हैं या अधिभोगी हैं। जिस जमीन पर बलवा हो रहा है यह विधि विरुद्ध जमाव संगठित, तो आपका यह दायित्व है कि आप पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को जल्द से जल्द सूचना दो, और अगर बलवे का अपराध प्रारंभ हो गया है या विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा बलवे का अपराध किया ही जाने वाला है, तो अपनी शक्ति भर सब प्रयास करो कि वो न हो। ठीक है, और आपका अगर चल रहा है, प्रारंभ हो गया है, तो दबाने का भी प्रयास करो, और यही दायित्व तो आपके प्रबंधक और अभिकर्ता का भी है। अगर आप स्वामी अधिभोगी हो लेकिन आप स्वयं मौजूद नहीं हो उस स्थान पर, और आपका प्रबंधक या आपका एजेंट मौजूद है, तो यही सेम दायित्व आपके प्रबंधक और अभिकर्ता उसका है कि वो शीघ्रतम सूचना दे, दबाने का प्रयास करे, ये सारे काम करे, और अगर नहीं करता तो 1000 रुपए का जुर्माना ये इस व्यक्ति पर जो स्वामी है, अधिभोगी है, या जो प्रबंधक या अभिकर्ता है उसके ऊपर लगाया जा सकता है। ठीक है, ये आपका यहां तक रखेंगे, शेष बात कल करेंगे।